नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात करेंगे अमेरिका की, जो दुनिया भर के सामने भले ही आतंकवाद का विरोध करे, उसे मिटाने का दावा करे, लेकिन पर्दे के पीछे आतंकवाद और आतंकवादियों के समर्थकों का वो भरपूर साथ देता है और उसके फुटप्रिंट्स अक्सर नजर आते हैं। अब बगदाद से लेकर पाकिस्तान में जो तमाम आतंकी गतिविधियां या आतंकी हैं, उनको लेकर चुप्पी साध लेना या कई बार समर्थन करना, ये तमाम अलग अलग ऐसी परिस्थितियां हैं जो उसके दोगले रवैये को दर्शाता है। एक बार फिर से अमेरिका का वही चरित्र दोगला नजर आ रहा है, एक बार फिर एक्सपोज हो रहा है। आखिर कैसे बताएंगे आपको, करेंगे खास चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ कनेक्ट होंगे। आइए बात कर लेते हैं अमेरिका की नीतियों की। वो नीतियां जिनके जरिए दुनिया से आतंकवाद मिटाने का दावा चाहे जितना किया जाए अमेरिका की तरफ से, लेकिन हकीकत में वो कभी मिटता नहीं है। इस विषय के बारे में विस्तार से हम आपको बताएं, लेकिन उससे पहले आपको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक पोस्ट दिखाते हैं जो काफी कुछ पिक्चर आपके लिए क्लियर कर देगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक पोस्ट किया गया जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है और जो आपको हाईलाइटेड एरिया दिख रहा है, समझिए उसे, देखिए। डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि प्रतिनिधि मंडल के जरिए हिजबुल्लाह से बात की जा रही है। यह डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पोस्ट है। उन्होंने लिखा है कि आई हैड अ वेरी प्रोडक्टिव कॉल विद प्राइम मिनिस्टर बीबी नेतन्याहू ऑफ इजराइल एंड देयर विल बी नो ट्रूप्स गोइंग टू बेरूत एंड एनी ट्रूप्स दैट आर ऑन देयर वे हैव ऑलरेडी बीन टर्न बैक। यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसके आगे उन्होंने लिखा है लाइकवाइज थ्रू हाईली प्लेस्ड रिप्रेजेंटेटिव्स आई हैड अ वेरी गुड कॉल विद हिजबुल्लाह। उन्होंने ये दावा किया है कि हिजबुल्लाह संघर्ष विराम पर राजी हो चुका है। समझिए, हिजबुल्लाह से बात कर रहे डोनाल्ड ट्रंप। ये वही हिजबुल्लाह है जिसे अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित मानकर रखा है, या दूसरे शब्दों में कहें कि अमेरिका जंग से निकलने को इतना बेताब हो चुका है कि वो ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह से भी बात करने पर उतर चुका है, उतारू हो रहा है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी कई बार इस तरह की तस्वीरें अमेरिका की तरफ से सामने आ चुकी हैं। अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान का साथ देता है, हथियार, आर्थिक मदद देता रहा है, जबकि पाकिस्तान में पल रहे आतंकी संगठनों को अमेरिका ने प्रतिबंधित लिस्ट में डाल रखा है। लेकिन इसके बावजूद ये तस्वीरें, ये दोहरा रवैया नजर आता है। इसके अलावा अमेरिका ने सीरिया में भी जो वर्तमान राष्ट्रपति अहमद अल शरा, उनको भी आतंकवादी घोषित किया था, आपको याद होगा, और उन पर भी बाकायदा $1 करोड़ का इनाम भी रखा गया था। हालांकि साल 2024 में उस इनाम को रद्द कर दिया गया और नवंबर 2025 की आपको तस्वीर याद होगी, जब सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा वॉशिंगटन में मौजूद थे, राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात कर रहे थे। बात करें दुनिया के बड़े आतंकवादी ओसामा बिन लादेन की। अब बताया यह जाता है कि 1980 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ ऑपरेशन में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने अफगान मुजाहिदीनों का साथ दिया था। उन्हें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के जरिए हथियार और पैसे मुहैया कराए गए थे और इस मदद का अप्रत्यक्ष रूप से फायदा लादेन गुट को भी जमकर मिला। और बाद में हुआ क्या? अल कायदा ही 11 नवंबर को अमेरिका में हुए हमलों के लिए जिम्मेदार था। अब बताया तो ये भी जाता है कि सोवियत संघ के अफगानिस्तान पर हमले के दौरान ही CIA ने जलालुद्दीन हक्कानी को भी मदद की और उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग और सोवियत स्ट्रैटेजी के बारे में बताया। लेकिन 1990 के दशक में अफगानिस्तान में तालिबान के उदय के साथ ही अमेरिका और उससे सहयोगी हक्कानी से एक तरह से वो दूर हो गए। और समझिए, ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण मात्र हैं और ये कुछ उदाहरण ही ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह अमेरिका ने पहले आतंकवादी गुटों को समर्थन दिया, फिर बाद में उनसे दूरी बना ली। अब अमेरिका लगातार अफगानिस्तान का साथ देता रहा है, जबकि कई मौकों पर पाकिस्तान ने अमेरिका को धोखा भी दिया है। अब अमेरिका में 9/11 हुआ, याद होगा। 9/11 हमलों के बाद में पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ देने का भरोसा दिया था। समझिए, जिस तरह से 9/11 हमले हुए, पाकिस्तान ने कहा कि भाई हम आपका साथ देंगे। हमलों के लिए जिम्मेदार ओसामा बिन लादेन जो है वो पाकिस्तान के ही एबटाबाद में छुपा हुआ मिला। वो पाकिस्तानी सैन्य एकेडमी के पास में था, पाकिस्तान की शह में था, पाकिस्तान की सेना का सहयोग पा रहा था, जिसे साल 2011 में अमेरिकी नेवी सील्स ने ढेर कर दिया। इसके अलावा याद कीजिए अफगानिस्तान युद्ध, इस दौरान पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ देने का वादा किया
वॉर ऑन टेरर के नाम पर अमेरिका से अरबों डॉलर की मदद ली, लेकिन अंदरूनी तौर पर हक्कानी नेटवर्क को मदद करता रहा। अब पाकिस्तान ने उत्तर कोरिया, ईरान और लीबिया को परमाणु बम बनाने की एक तरह से तकनीक बेची। पाकिस्तान के जो वैज्ञानिक हैं अब्दुल कादिर खान पर परमाणु तकनीक बेचने के आरोप लग गए। ये घटनाएं बताने के लिए काफी है कि आतंकवाद पर अमेरिका का हमेशा से दोहरा रवैया रहा है, और ऐसे में सवाल ये कि क्या वास्तव में अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ या आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है, या पर्दे के पीछे से अपने हथियार इंडस्ट्री को मुनाफे में लाने का प्रयास करता है। करेंगे चर्चा, लेकिन उसके पहले बड़े सवाल, क्या अमेरिका वास्तव में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करना ही नहीं चाहता? क्या अमेरिका आतंकवाद के विरोध की आड़ में अपने हथियार इंडस्ट्री को बूस्ट करना चाहता है, बूम देना चाहता है? क्या पाकिस्तान का साथ देना अमेरिका का आतंकवाद को लेकर दोहरा चरित्र नजर नहीं आता? खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, जल्दी से आपको मिलवा देती हूं। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, भू राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर रिटायर्ड कर्नल एस के मलिक जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। मेरे साथ में भू राजनीतिक विशेषज्ञ पाकिस्तान से डॉक्टर रजा काशिफ जंजुआ जी कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से ही जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट हसन दुरानी जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। यूएसए से पत्रकार मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं अहमर मस्ती खान जी। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। इस पूरी चर्चा की शुरुआत में कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान जी आपसे करना चाह रही हूँ। खासतौर से अमेरिका की तरफ से सबसे पहले तो ये जो पूरा डेवलपमेंट है अमेरिका के ऊपर, आखिर क्यों एक बार फिर से उसके दोहरे रवैये पर, दोगले रवैये पर सवाल उठने लगे? बातचीत हो रही है तो ठीक है, लेकिन क्या ये फेस सेविंग के लिए अब ये हालात बन गए कि अपने असीम मित्र, जिसने एक तरह से इस युद्ध के फेर में ट्रंप को फंसाया, उनको गरियाते हुए भी नजर आते हैं डोनाल्ड ट्रंप? इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह, जिसे वो आतंकी संगठन अमेरिका मानता रहा अभी तक, हिजबुल्लाह से भी बात करने को तैयार हो गए। धन्यवाद नैना जी। मैं समझता हूं अगर बात करने में सीरियसनेस है, तो चाहे वो टेररिस्ट है, चाहे हमारा दुश्मन है, चाहे जो भी है, बात करना एक अच्छी बात है, बशर्ते आप सीरियस हैं, खाली फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं कर रहे, दिखावा नहीं कर रहे। और इस स्थिति में जहां तक मुझे लगता है, नेतन्याहू को बुरा भला भी कह रहे हैं ट्रंप साहब, ये इस समय खास पिक्यूलियर सिचुएशन है। ये दर्शाता है कि ट्रंप और अमेरिका बुरी तरह ईरान में फंसे हैं और पिंड छुड़ा के भागना चाहते हैं। उस भागने के दौरान अगर हिजबुल्लाह पे अटैक करता इजराइल, तो सीज फायर को, एग्रीमेंट के यूएसए ईरान के बीच में जो एग्रीमेंट होनी है, उस पे बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये जो कह रहे हैं नेतन्याहू को आप ये गलती कर रहे हैं, तो ये दुनिया के लिए बहुत अच्छा है, ताकि किसी बहाने लड़ाई रुक जाए। इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता है लड़ाई रुके। जिस दिन लड़ाई रुक गई, ये जो ईरान वॉर चल रहा है, तो ट्रंप, नेतन्याहू की कुर्सी एक दिन या एक हफ्ते, 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगी। उसके लिए बात को बढ़ाना चाहते हैं। और ईरान जो है बढ़ चढ़ के फ्रंट फुट पे क्यों खेल रहा है कि ईरान को 2 चीजें बड़ी पक्की तरीके से पता है। अमेरिका की दुखती रग जो 2 है, अच्छी तरह पता है। वो नंबर 1, एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है AUMF का फुल फॉर्म है ऑथराइजेशन फॉर यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स। उसके तहत राष्ट्रपति, जो कि सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस अमेरिका का है, वो 60 दिन या मैक्सिमम 90 दिन तक बिना कांग्रेस की परमिशन के वॉर चला सकता है। इसलिए आप नोट करें, अभी लास्ट हफ्ता 10 दिन पहले जब ईरान के मिलिट्री ठिकानों पे अटैक किया अमेरिका ने, तो उसे सेल्फ डिफेंस कहा गया। अटैक नहीं है वो, सेल्फ डिफेंस। क्यों? वही 60 दिन 90 दिन वाली जो लिमिट है। और उस अगर लिमिट क्रॉस कर दी जाए, कई प्रेसिडेंट ने क्रॉस की है, ओबामा तक, क्लिंटन तक, रीगन तक, सब ने की है। पर इसमें क्या होता है, जो एपिक फ्यूरी जैसा जो फेज था, इतनी भारी बमबारी की अमेरिका ने, उसके लिए पैसे चाहिए। अगर वो कांग्रेस पैसे नहीं अप्रूव करेगी, तो ट्रंप साहब फोर्सेस को डिप्लॉय तो कर सकते हैं, फला एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑर्डर दे सकते हैं, वहां जाओ, फला फौजियों को ऑर्डर दे सकते हैं, वहां जाओ। पर अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो बम्बार्डमेंट पूरी जोर से नहीं कर सकते। ये चीज पक्का पता है ईरान को। दूसरी चीज, छोटी चीज ये भी पता है ईरान को, हर साल अमेरिका जो है इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट भी करता है, तो हर साल $1 ट्रिलियन डाउन होता है।
इतना इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, उसका इंपोर्ट पे डिपेंडेंस अमेरिका का है। तो क्या होता है, अभी हॉर्मुज बंद है, कल को ईरान डरा रहा है कि बाब एल मंदेब बंद कर देंगे, तो शिपिंग कॉस्ट बहुत बढ़ रहे हैं। जब शिपिंग कॉस्ट बढ़ते हैं तो अमेरिका को नुकसान पहुंचता है, ये भी ईरान को पता है। तो ईरान जानता है अमेरिका युद्ध खत्म करना चाहता है, और ट्रंप भी फंसे हुए हैं डोमेस्टिक ऑडियंस और सब चीजों से, इसलिए जल्दी खत्म कर रहे थे। जिस चीज में आड़े आ रहा है क्या, इजराइल द्वारा लेबनान पे अटैक, ये तो अच्छी बात है दुनिया के लिए और जंग रुकने के लिए। नैना जी देखिए सर, लेकिन अच्छी बातचीत तो है, लेकिन क्या ये कहा जाए कि अपने आप को बचाने के लिए एक तरह से फेस सेविंग का ये तरीका यहाँ पर नजर आ रहा है। मैं जल्दी से एक बार अहमद मस्तिकान जी का रुख करना चाह रही हूँ, क्योंकि अहमद मस्तिकान जी इस दौरान यूएसए में ही कनेक्टेड हैं और तमाम अमेरिका की नीतियों को भी देखते समझते रहते हैं। खासतौर से अहमद मस्तिकान जी, दो तरह की नीतियां यहाँ पर हम देखते रहे हैं। एक वो नीतियां जो दुनिया को दिखाने के लिए है, अपनी दुकानदारी चलाने के लिए है, हथियारों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए, और दूसरी तरफ है खुद को बचाने के लिए। क्या अभी इसी स्ट्रैटेजी पर अमेरिका चलता हुआ नजर आ रहा है, और क्या सिर्फ अभी, या फिर ये एक पुराना पैटर्न ही है? देखें, आपका शुक्रिया, नमस्कार। अमेरिकन हिपोक्रेसी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। अमेरिका के जो कॉल ऑफ फेल है उसमें बहुत तजाद है। उनकी डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स, ये चीज़ें जो हैं ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। आपने देखा कि इनके जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले उन्होंने वहाँ शंग्रीला डायलॉग में ये जो जनरल हैं जो कि बहुत बड़े टेररिस्ट हैं हमारे ख्याल में दुनिया में, जनरल आसिम मुनीर, उनकी बड़ी तारीफ़ें की इस पीट हेग्सेथ ने। और ट्रंप साहब खुद भी गाहे बागाहे इनकी तारीफ करते रहे हैं। अभी कुछ दिनों से वो खामोश हो गए, उनके ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे प्रेशर हुआ है कि इसकी तारीफें अब करना आप बंद कर दें। लेकिन ये लोग करते हैं ये, और आप देख लें कि जैसा कि आपने शुरू में बताया कि भाई इनके यहाँ उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान ने जब छुपाया हुआ था, ट्रंप ने खुद 2018 को 1 जनवरी को उसकी ट्वीट आई थी। उस ज़माने में उसके पास ट्रूथ सोशल नहीं था, उन्होंने ट्वीट की थी, उन्होंने कहा ये अरबों डॉलर पाकिस्तान हमसे लेता है और हमें ही बेवकूफ़ बनाता है। और फिर आपने देखा कि अभी 1-1.5 साल से उनकी पॉलिसी चेंज हो गई, और वो जो है अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने, उनके ख्याल में सबसे बेहतर नौकर उनका आसिम मुनीर होगा। तो अब आसिम मुनीर का आपको पता है कि वो टेम्पा से ही डोनाल्ड ट्रंप के घर से 200 मील दूर से ही उन्होंने धमकी दी, पूरे आधी दुनिया को हम ले डूबेंगे। आपको याद होगा ना, अगस्त के 10 तारीख को जब उन्होंने कहा था कि इंडिया एक शाइनिंग मर्सिडीज है और हम तो एक डंपर ट्रक है। तो ये उन्होंने बार बार कहा था, ये एक मर्तबा नहीं कहा था, उन्होंने अपने और भी बहुत सारे तो उसके बावजूद भी आप देखें कि अमेरिका ने उनके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं की। हालांकि उनको बहुत सख्त इसके ऊपर एक्शन करना चाहिए था कि आप ये क्या बातें कर रहे हैं, आप किस तरीके से धमकी दे रहे हैं। लेकिन ये सेलेक्टिव इनकी वो है। ये अभी जब ये चाहते हैं, देखें ज्यादातर आप खुद सोच ले, आज जो दुनिया में ये जो दहशतगर्दी है जिहाद के नाम पे, रोनाल्ड रीगन खुद ने ही व्हाइट हाउस से कहा कि मुजाहिदीन और सारा कुछ, CIA ने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए। तो ये इनका अपना क्या डरता है, ये बहुत जो है ना मायोपिक हैं, थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, बहुत दूर अंदेशी से प्लानिंग नहीं करते हैं। इनसे बेहतर गोरे थे वो अंग्रेज, वो ज्यादा दूर की प्लानिंग करते थे। ये लोग जो हैं 4, 5, 6 साल की प्लानिंग करके फिर इनको खुद पता नहीं चलता है कि आइंदा में क्या करना है। आपका शुक्रिया। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर, क्योंकि दुर्रानी साहब भी है मेरे साथ में। दुर्रानी साहब, हमने देखा है खास तौर से बड़े लंबे वक्त के बाद में, वेल आप मेरे साथ में इस डिबेट में शामिल हुए हैं, आपका बहुत स्वागत है। अमेरिका की तरफ से गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म की क्या ये अब अलग अलग स्टैंडर्ड नजर आ रहे हैं क्या? क्योंकि ये वही हिजबुल्लाह है जिसे कुछ समय पहले अब लगातार टारगेट किया गया था। 1997 में बाकायदा उस पर पाबंदियां लगाई गई थी।
सैंक्शंस लगाए गए थे, और इन्हीं सारी जब हिजबुल्लाह हमले करता है तो अमेरिका कहीं ना कहीं इजराइल का सपोर्ट करता है, लेकिन अब फेस सेविंग के लिए आतंकवादियों को एक तरह से जो उन्होंने नाम दिया, अब उन्हीं से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म वाले एक डिफरेंस को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? नैना, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और इसमें वाकई कोई दूसरी राय नहीं है। काफ़ी दिनों के बाद आपके साथ जो है वो गुफ्तगू हो रही है, और आप हम दोनों एक दूसरे के रूबरू हैं। अभी जो आपने बात की है, तो मैं अमेरिका के बारे में, हमारे यहाँ पे एक शायर है हमाद गजनवी साहब, मेरे उस्ताद हैं। उनका मैं कुछ शेर आपको सुनाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी बेसिकली अमेरिका है क्या। हमको मुहाफ़िज़ों की ज़रूरत तो है नहीं, अपने सिवा किसी से अदावत तो है नहीं, है जब्र इख्तियार तेरा चार सू मगर, इस शहर दिल पे तेरी हुकूमत तो है नहीं। अब रोज क्या करेंगे, अब रोज किया करेंगे खुमारो सरूर में, मस्ती में हाओ हू की इजाजत तो है नहीं। तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि बेसिकली एक वक्त में जब हम जो कुछ भी कर रहे थे अमेरिका के बारे में, और जो बात कर रहे थे, और आप ही के चैनल्स के ऊपर जो है वो अमेरिका को बाकायदा तौर पर डिफेंड किया जाता था कि नहीं जी अमेरिका ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हमने मेरा जो है आप ही के चैनल्स के ऊपर बहुत सारी मेरे ऐसी बातें मौजूद हैं रिकॉर्ड के अंदर, जिसमें ये कहा जा रहा था कि दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जहां पर भी आपको दहशतगर्दी होती नजर आएगी, उसके पीछे आपको अमेरिका का हाथ होगा। जैसे यहाँ पे बात हुई है, अगर मैं उसी हवाले से पाकिस्तान को भी अगर साथ लेके चलता हूँ, तो उसके अंदर से सबसे पहले आप देखें तो पाकिस्तान के, अगर अफगानिस्तान के साथ जो भी मसाइल हुए वहां पे जो कुछ भी हुआ, तो सबसे पहले वहां पे तालिबान को या मुजाहिदीन को सपोर्ट किसने किया? मुजाहिदीन वही मुजाहिदीन है जिनको कि ये अपना व्हाइट हाउस के अंदर, खासतौर पे वो जो ओवल ऑफिस है उसके अंदर इनको स्टेट गेस्ट के तौर पे बिठाया जाता था, और इनको कहा जाता था कि ये हमारे शहजादे हैं और ये वॉरियर्स हैं, ये प्रिंसेस हैं, सारे ये सारे प्रिंस हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर उस सारी चीजें चलती रही। इसी तरह अगर आप हिजबुल्लाह की बात करते हैं, तो हिजबुल्लाह को हम लोग हमेशा कहते रहे कि ये तो प्रॉक्सी है। किसकी प्रॉक्सी है? इसको बनाया किसने है? अमेरिका और इजराइल ने मिलकर बनाया। हमास को किसने बनाया? अमेरिका और इजराइल ने दोनों ने मिलकर बनाया। हाँ, उसके बाद ये क्या, उसके मोटिव्स क्या है? अगर मैं बाको हराम को देखता लेकिन हूँ, बड़ा मैं दाइश दिलचस्प हो की जाता जानब है कि देखता अगर हूँ। ये इजराइल की और अमेरिका की अगर प्रॉक्सी है, तो ईरान उसका समर्थन करता हुआ नजर आता है। ईरान बातचीत की बात करता है, वो कहता है हिजबुल्लाह पर अगर अटैक हुए तो बातचीत नहीं होगी। सीज फायर का डर कहीं यही ना तो कहीं बात है डोनाल्ड ट्रंप को सता रहा है। नैना, नैना यही तो बात है, नैना यही तो मजा है, यही तो इसके अंदर छुपी हुई चीजें हैं। वो जैसे मैंने पहले बात कही है कि है जब्र इख्तियार तेरा चार सू मगर, इस दिल पे जरूरी, ये नहीं कि इस दिल पे तेरी हुकूमत तो है नहीं। मतलब ये कि ये जो मर्जी कर ले, असल में पीछे बैक एंड पे क्या चीजें चल रही है उसके ऊपर हमने कभी गौर नहीं किया। हम हमेशा एक ही बात करते रहे हैं कि जी हिजबुल्लाह जो है वो मुसलमानों के हक में है, हमास जो है वो मुसलमानों के हक में है, इजराइल के खिलाफ है। लेकिन आप मुझे छोटी सी बात बताएं, क्या यहाँ पे जो जितने भी हमारे यहाँ पे सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, यहाँ पे खासतौर पर ये जो बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर हैं, ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप के जितने भी बातें कर रहे हैं यहाँ पे, जो सारे के सारे इनका अपना एक एक्सपीरियंस है, इन्होंने लाइफ गुजारी हुई है, तो क्या इनको हमास का या हिजबुल्लाह की जो है ना उसकी रूट्स का नहीं मालूम कि कहाँ से निकली, कैसे निकली, कहाँ तक पहुंची? ठीक है, हम अगर पीएलओ से दौर से शुरू करते हैं, ये मेरे साथ यहाँ पे बैठे हुए अपना डॉक्टर रजा काशिफ साहब है, ये इसके ऊपर आपको इंतहाई डिटेल में इसके ऊपर बताएंगे। मैं सिर्फ छोटी सी बात करता हूँ, जब पीएलओ यहाँ पे बनी थी फलस्तीन के लिए, और यासर अराफात उसको लेकर चल रहे थे, तो यासर अराफात को मारा किसने था? बेसिकली मारने का मतलब ये नहीं था कि उनको कत्ल किया गया था, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि बेसिकली उनको कर्टेल किसने किया था, उनके हाथ किसने काटे थे, उनको रिस्ट्रिक्ट किसने किया था। इस तरह बहुत सारी बातें हैं। आज के दिन की अगर मैं बात करता हूँ, आज के दिन की अगर मैं बात करता हूँ, तो अमेरिका ने ना सिर्फ हिजबुल्लाह से बात की है, इसमें कोई बात नहीं है, बिल्कुल सच्ची बात है, और ये अगर उसने की है बहुत अच्छी बात है। जैसे मेरे जो पेश रो हैं उन्होंने ये बात कही है कि अगर तो ये वाकई प्रोग्रेसिव काम के लिए बात हो रही है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर फॉल्स फ्लैग के लिए हो रही है फिर तो इस सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि इसका रिपल इफेक्ट डेफिनेटली तौर पे यहाँ पे आएगा। पर ये समझेगा कौन? देखिए, मुझे लगता है ये पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर कौन समझ सकता है, आपसे बेहतर कौन समझ सकता है, क्योंकि मध्यस्थता तो आप ही कर रहे हैं। अब ये आप बेहतर बता सकते हैं कि आखिर ये पॉजिटिव वे में जा रहा है या फिर एक नई डील हो रही है खास तौर से। अच्छा, इसके अंदर मैं एक बात बताऊं आपको, सबसे पहली बात यह है कि आप ही के मीडिया के ऊपर मैंने डिस्क्लोज किया था,
और कि जो दो इस वक्त इनकी जो रिलीजियस पार्टी है, मैं ईरान की अगर बात करता हूँ, रिलीजियस जो इनकी पावर है और उनकी जो पॉलिटिकल पावर है, इन दोनों के दरमियान में एक बहुत बड़ा जो है खलीज आ चुका है, बहुत बड़ी क्रैक आ चुकी है। लेकिन मेरी किसी बात को किसी ने माना नहीं था, लेकिन उसके बाद वो सारी चीजें साबित होनी शुरू भी हो गई। ठीक है। अगर मैं कल की बात करता हूं तो ईरान का जो स्टेट मीडिया है उसकी जानब से बाकायदा तौर पर बयान आया है कि जनाब हमने अमेरिका के साथ हर किस्म की जो गुफ्तगू शनीद है, ये टॉक है, टेबल टॉक है, वो खत्म कर दी है, हमने उसको रोल बैक कर दिया, हमने हर चीज खत्म कर दी। लेकिन उनके जो वजीर खारजा हैं, जो उनके एक्सटीरियर मिनिस्टर हैं, उनकी जानब से बाकायदा तौर पर बयान आया कि नहीं, हम पाकिस्तान के साथ अभी भी गुफ्तगू शनीद में लगे हुए हैं और हम इस टेबल टॉक को आगे लेके जाना चाहते हैं और इसकी कोई हतमी शक्ल बाहर लेके आएंगे। और आज आपने जो आपने प्रोग्राम के अंदर भी अगर आपने बात की तो आपने ये बात ट्रंप की बात बताई है कि वो यकीनी तौर पे नेक्स्ट वीक के अंदर कोई ना कोई चीजों को लेके आना चाहते हैं। पहली बात तो ये है, सबसे पहली बात ये है कि अमेरिका लेके डोनाल्ड ट्रंप यहाँ से लेके क्या जाना चाहता है? बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप यहाँ से एक ट्रॉफी लेके जाना चाहता है। लीडरशिप ऑलरेडी तबाह हो चुकी है, इकोनॉमी तबाह हो चुकी है, ठीक है। किसकी आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, किस देश की? नहीं, मैं ट्रंप की बात कर रहा हूँ। अच्छा। मैं ट्रंप की बात कर रहा हूँ। ट्रंप ने सारी लीडरशिप मार दी, ट्रंप ने उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया, ट्रंप ने उनकी इकोनॉमी तबाह कर दी, ट्रंप ने उसकी हर चीज तबाह कर दी। लेकिन ट्रॉफी कहाँ है जो कि वो अपने पास लेके जा सके, जो कि अपने अलमारी के अंदर वो कहीं पे शोकेस के अंदर उसको शो कर सके? वो तो इसके पास अवेलेबल नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल है हो उस सूरत में होगी जब वो यहाँ से मुझे तो लग रहा है ना दुरानी साहब, वो मतलब एक अभी मूवी आई थी बीच में, स्त्री, ये कहा था कि वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। अभी तो ऐसा लग रहा है वो ट्रंप है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा एसके मलिक साहब, बड़ी दिलचस्प बात हो जाती है। देखिए, चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात हो जाती है। पहले टेररिज्म, वो टेररिज्म जो अगर मुझे घातक पहुंचाए तो वो टेररिस्ट है, और जिससे मुझे फायदा मिले वो अच्छा टेररिस्ट है। गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट वाली परिभाषा में आ जाते हैं। देखिए कितना दिलचस्प हो जाता है। हिजबुल्लाह पर भी पाबंदियां लगाई जाती हैं, लेकिन अब जब अगर मिडिल ईस्ट में फंस गए तो वही हिजबुल्लाह बड़ा प्यारा लगने लगा। पाकिस्तान पर तमाम सैंक्शंस, तमाम एड्स यहाँ पर देखने को मिले, चाहे बात, और बड़े एग्जाम्पल्स भी नजर आए हैं। जबकि पूरी दुनिया में कई बड़ी पाबंदियां लगाने वाला अमेरिका रहा, यूएन रहा। और जब अमेरिका को भी पता है, यूएन को भी पता है, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा, तालिबान, उसकी उपज कौन है? पाकिस्तान की तरफ से है। बड़े आतंकी कहां पर हैं? पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। लेकिन वो भी बड़ा प्यारा प्यारा है। तो चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात है। नैना जी नमस्कार, और सभी दर्शकों को बहुत सारा मेरा सादर नमस्कार। देखिए नैना जी, बात क्या है कि जियो पॉलिटिक्स में ना चीजें बहुत कंपेरेटिव होती है, कुछ भी होलिस्टिक नहीं होती या कुछ भी कंप्लीटली नहीं होती है। जैसे एग्जांपल, कभी कोई भी देश अगर उसके जियो पॉलिटिक्स हित साबित हो रहे हैं तो उसको बोलता है वो फ्रीडम फाइटर, और जब वही चीज अनकंट्रोल्ड हो जाती है तो उनको फिर टेररिस्ट का नाम देने लगते हैं। और इसमें यूएस मेरे ख्याल से एक अग्रणी कंट्री रहा है इस चीज को करने में। प्रधानमंत्री हमारे मोदी साहब ने कई बार ये आग्रह किया है, यूएन से भी किया है, कि आप प्लीज टेररिज्म को डिफाइन कीजिए, इसको देशों के सामने मुखर रूप से लाइए, सो दैट इसको एक यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म पे लाके सभी देश इसके खिलाफ काम कर सके और इसके खिलाफ एक राय बन सके। अब होता क्या है कि पूरी दुनिया में एक राय बनती ही नहीं है। एक टेररिस्ट ग्रुप एक के लिए फ्रीडम फाइटर हो जाता है, दूसरे के लिए वही एसेट हो जाता है, और तीसरे के लिए वही टेररिस्ट हो जाता है। अमेरिका ने हमेशा से अपने, आप वियतनाम वार से ले लीजिए, कोरियन वार से ले लीजिए, उसने बहाने अलग अलग ढूंढे हैं, लेकिन बहाने अलग अलग ढूंढ के उस देश में घुसा है और अल्टीमेटली ज्यादातर वो फंस के रह गया है। अब लेटेस्ट ले लीजिए जो अफगान वार हुआ है, जो 20 साल तक उन्हें लड़ाई लड़ी, यहां भी वो भारत को फंसाना चाहता था और उसने काफी कोशिश करी। वहां के ट्रंप साहब के जो प्रेडिसेसर थे उन्होंने भी भारत में काफी कोशिश करी कि भारत अपनी एक सेना की टुकड़ी भेजे और चाहे रिकंस्ट्रक्शन फोर्स के जरिए ही वहां पे एंगेज हो जाए और वो चुपचाप वहां से उनको जाना ही था, वो चले जाए। लेकिन क्या हुआ कि कुछ देश जो आपने आगे का फ्यूचर को थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, या जो वहां के लीडर जो नेता होते हैं वो इस बात को भांप लेते हैं कि होने क्या जा रहा है। इस बात को देखते हुए अभी ईरान पे आ जाता हूं मैं। ईरान की कहानी ये है कि ईरान में निश्चित रूप से ट्रंप अपने आप को फंसा हुआ पाते हैं, और उनको जितना स्मूथ लग रहा था, जैसे वो अपने पड़ोस से लेके आए थे, वो 4 दिन का ऑपरेशन लेके आए थे, वहां से वो नहीं, वेनेजुएला नहीं, वो मॉडल नहीं काम किया, क्योंकि वो भूल गए कि एक तो विदेशी धरती पर जा रहे हैं, दूसरे देश के पानी में जा रहे हैं, और इसके अलावा ईरान जैसे कंट्री के साथ जा रहे हैं। ईरान भी ऐसा नहीं था,
ईरान भी देखिए दशकों से तैयारी कर रहा है, ईरान को भी मालूम है, क्योंकि अल्टीमेटली ईरान और जीसीसी कंट्रीज का आपस में ना पहले बनी है और आगे भी नहीं बनेगी। और आज के हालात में उनको ये देख रहे हैं, क्योंकि ईरान के सामने अमेरिका उनको ना तो एडी कवर दे पाया, ना ही उनकी रक्षा कर पाया। तो एक बहुत बड़ा असुरक्षा और मिसट्रस्ट है जीसीसी कंट्रीज के अंदर कि देखिए ईरान के सामने अमेरिका के साथ रहने का उनको ये फायदा नहीं मिल पाया। उल्टा उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो एनर्जी प्रोडक्शंस हैं, उनकी नुकसान इतना ज्यादा हो गया कि शायद उनको सालों लग जाए अपने मूल अवस्था में आने के लिए जी। इसके बाद आ जाता हूं कि ट्रंप साहब का अभी हिजबुल्लाह के साथ, देखिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, ट्रंप साहब हिजबुल्लाह हमास किसी के साथ भी बैकडोर से बात चला सकते हैं, ये संभव है। और अल्टीमेटली अगर इसको लार्जर स्केल पे कहूं, अगर वो बात चला के हिजबुल्लाह को हथियार डलवा सकते हैं या कोई संधि करा सकते हैं, तो इससे अच्छी क्या बात होगी। कहने का मतलब ये है कि जिस बात को वो ईरान के जरिए जिस पानी को बंद करना चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि आप हिजबुल्लाह, हमास और हूती यानी अंसार अल्लाह, इन सब की ऑक्सीजन कट कीजिए। अगर वो डायरेक्ट बात करके वो उनकी बात मान लेते हैं और कोई बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, तो ये भी अच्छी बात है, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बात यह है कि अमेरिका हर जगह वो काम करेगा जहां उसका फायदा होगा। अभी लेटेस्ट सुन रहे हैं कि नेतन्याहू के साथ उनकी तूतू मैम हुई है, ये भी मेरे ख्याल से इसमें मुझे कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि उनके, जैसे कि हमारे सर ने बताया, जिससे कि उनका समझौता आगे आगे बढ़ रहा है, ईरान उनको बार बार रिजेक्ट किए जा रहा है, और ईरान इस बात पे एडमेंट है कि जो लेबनान के अंदर इजराइल का जो प्रोग्राम चल रहा है, यानी उसका ऑपरेशन चल रहा है, उसको रोका जाए, और कोई भी वायलेशन इस चीज के संधि का वायलेशन होगा। अगर उन्होंने इसके अंदर क्या क्लोज डाले हैं, उन क्लोज का वायलेशन होता है, तो निश्चित रूप से इजराइल का भी कोऑपरेशन इसमें बनता है। जी नैना जी, देखिए यही तो बात बड़ी दिलचस्प हो जाती है सर। कभी डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका शेर बनकर गरजने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में क्या तस्वीर है वो अब तो पूरी दुनिया देख रही है। और सबसे बड़ी दिलचस्प तो बात ये हो जाती है, पाकिस्तान के साथ में भी वो कई बार यही खेला कर जाते हैं, जिस रूप में यहाँ पर अभी तस्वीर नजर आ रही है। कैसे खेला कर जाते हैं, कभी ये कहा जाए कि एड दे देते हैं, कभी कह देते हैं लाइज एंड डिसीट। दोहरी नीति की मिसाल जो है वो साफ तौर से यहाँ पर एक तरह से रजा काशिफ साहब निभाने की कोशिश करते हैं अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। हसन दुनारिन जी ने भी यही बात कही कि भाई अमेरिका का दोगला रवैया तो नजर आता रहा है। देखिए ना, कभी तालिबान के नाम पर, कभी हिजबुल्लाह के नाम पर, कभी आतंकवाद को अगर हम तमाम आपके यहाँ पाबंदी लगा दी जाती है, लेकिन एक तरफ याराना जब बढ़ता है तो उसमें भी तमाम रियायतें भी दे दी जाती हैं। आईएमएफ से लोन भी एकदम पूरी तरह से पास ऑन कर दिया जाता है। रजा काशिफ साहब। अच्छा जी, अच्छा आप मेरी तरफ आ गई। जी जी, मैं इतना सुनता रहा कि मैं बोलना भूल गया। अच्छा, एक तो बुनियादी बात यह कि जून भी लग गया है, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह जो हमें कहनी चाहिए कि इस पूरी वॉर में ये हमें मानना पड़ेगा, चाहे मैं पसंद करूं ना करूं इजराइल को, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि इजराइल जितना शॉर्ट है, जितनी कम पॉपुलेशन है, लेकिन इतनी उसने रिसोर्सेज के साथ उसने दुनिया को हिला के रखा हुआ है। और इस वॉर में ईरान में जितनी भी इनिशिएटिव हुए हैं, जितने भी आप कहेंगे ऊपर लेवल पे भी इनके रैबर या जिसके भी मर्डर, सारी चीजें हुई हैं, वो किसने किया? इजराइल ने। तो एक चीज तो अंडरस्टैंड होती है कि मुसाद हो, इजराइल हो, वो इतने स्ट्रांग हैं, ईरान को अमेरिका हैंडल ही नहीं कर सकता इजराइल के बगैर। यानी इजराइल के बगैर अमेरिका की औकात ही नहीं है। मैं अगर खुल के कहूं कि इजराइल के बगैर वो 2 कदम क्या 1 कदम भी आगे बढ़ाए। तो मुझे कभी कभी आपका ये अंदाज बड़ा अच्छा लगता है रजा काशिफ साहब की, कम से कम देखिए भले ही कुछ भी हो, आप कभी कभी सच भी बोल देते हैं। आपने चलिए हिम्मत तो दिखाई अमेरिका को आईना दिखाने की, लेकिन आप ये मान के चलिए ना, ये वही अमेरिका है जो बड़ा आपको प्यारा नजर आता है, इजराइल के साथ में स्टैंड करता है, और लेकिन तब भी आप कुछ नहीं कह पाते, विरोध नहीं जता पाते। अच्छा देखें, एक चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। यूनाइटेड नेशन भी जब बनी, मैं थोड़ी सी एक चीज लेके चलूं कि लीडर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर नेतन्याहू इजराइल में 18 साल से है ना, तो इजराइल की पॉलिसी, इजराइल को किसी जगह पे ले जाने में नेतन्याहू का, उसके प्राइम मिनिस्टर का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, मेरा मुल्क या मैं उसको जाती तौर पे पसंद करूं या ना करूं, वो अलग चीज है। हम फैक्ट्स के ऊपर बात करें तो अब आप देख लें कि लेबनान में अगर इजराइल आगे नहीं बढ़ेगा ना, तो यही जो हिजबुल्लाह इजराइल के अंदर आगे बैठी होगी, तो वो अपना डिफेंस कर रहे हैं। मुझे नहीं पसंद उनका डिफेंस, लेकिन ये फैक्ट है, ठीक है जी। उन्होंने पेजर के जरिए जो टेक्नोलॉजी करके बताई, क्या आप सोच सकते हैं? इसका मतलब है
कि इजरायली 100 साल आगे सोचते हैं, जो मैं या आप या हम कोई नहीं सोचते। और अमेरिका के भी यही मामलात हैं। अमेरिकन भी क्या सोचते हैं, यहाँ ये आलम है कि 1950 में जब अमेरिका ने ये सोचा था कि सिक्योरिटी काउंसिल में यूएन के अंदर इंडिया को एक परमानेंट सीट देने की बात हुई, तो उस वक्त नेहरू पीछे हट गए, या डॉक्टर अंबेडकर ने उसके ऊपर बड़ी तनकीद की थी, अगर आपको याद हो कि भाई अगर बन रही थी तो चाइना को किसकी मोहब्बत में, कि जी रशिया की मोहब्बत में, कि रशिया खफा ना हो, हम ना करें। तो अमेरिका ने इंडिया ने एक बड़ी गलती की नेहरू की सूरत में। तो इसी तरह से अगर हम लीडर्स की बात करें ना, तो नेतन्याहू जो हैं इजरायली प्राइम मिनिस्टर, वो उनकी वजह से ही इजराइल आज किसी जगह पे खड़ा हुआ है। और अगले 5 साल अगर वो मजीद रहते हैं नहीं तो अगर, अच्छा रजा काशिफ साहब, अब पाकिस्तान का स्टैंड क्या है, खासतौर से अगर देखा जाए जिस रूप में अभी अगर अमेरिका इजराइल का सपोर्ट करता है, या अमेरिका अब हिजबुल्लाह से बात करने की बात कर रहा है, या फिर अमेरिका की इस तरह की नीति नजर आती है, तो वो पाकिस्तान का स्टैंड क्या है? अच्छा देखें, ट्रंप एक अमेरिका के सामने, अमेरिकन गवर्नमेंट या स्टेट की बात करें या अमेरिकन प्रेसिडेंट की, तो जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं, जो करंट प्रेसिडेंट हैं ट्रंप के आगे किसी का कोई स्टैंड नहीं है। मसला ये है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट को वो बुला के बेइज्जत कर देते हैं और उसके बाद वो सारी चीजें तब्दील कर देते हैं। तो अब मुझे बताइए ना कि अमेरिका की लॉन्ग टर्म रिलेशन रहे इंडिया के साथ, ट्रंप की आने के बाद उन्होंने देख लें कि क्या मोदी के साथ भी सलूक किया। तो अगर ये आप कहेंगे पाकिस्तान के साथ उनका बहुत अच्छा एटीट्यूड है, तो जरूरी नहीं है वो आज है तो कल भी रहे। ठीक है रजा काशिफ साहब, आपकी इस बात पे रिएक्शंस आ रहे हैं मेरे दो खास मेहमानों का। जी 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 नैना जी, ओके नैना जी, मुझे 2-3 बात कहनी है। जैसे अपने पाकिस्तान मेहमान बोले थे, उनके विचारों का पूरी तरह से आदर सत्कार है, लेकिन जिस तरह मैं न्यूट्रल होकर कुछ चीजें सोचता हूं, बड़ी ग्लेयरिंग है। सबसे पहले ग्लेयरिंग ये है कि देखिए, पाकिस्तान 1970 के दशक से पाकिस्तान को अमेरिका ने बहुत अच्छी तरह से यूज किया है अपने वोट के लिए, और पाकिस्तान को दिया क्या है, एक छोटा सा तोहफा, कभी F-16 दे दिया, वो भी कंडीशंस के साथ। भले ही उन्होंने पाकिस्तान को एक सोवियत, उस टाइम के सोवियत के खिलाफ और चीन के खिलाफ अपना मोहरा बनाना चाहा हो, लेकिन मुझे एक तरह से देखा जाए पाकिस्तान के प्रति थोड़ा सा ये लगता है कि पाकिस्तान ने एक खुद मुख्तार कंट्री होने के नाते अपनी पोजीशन को ज्यादा क्लियर नहीं रखा। और जैसे कि अभी चलो मैं बहुत बड़े पीछे नहीं आता, लंबी हो जाएगी कहानी। अभी मैं देखता हूं पिछले साल से आप मार्च के बाद से देखिएगा, उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को पैम्पर किया है, यानी वहां किसकी कीमत पर, पाकिस्तान के एज ए नेशन की कीमत पर, और वहां के प्रधानमंत्री जो कि डेमोक्रेटिकली सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है उसकी कीमत पर उन्होंने उसको पैम्पर किया। हर एक तरह प्लेटफॉर्म पे उनका एक तरह से माय डियर फील्ड मार्शल, वंडरफुल फील्ड मार्शल, मुझे नहीं, इन शब्दों से ऐतराज नहीं है बिल्कुल भी। मैं ये कहना चाहता हूं कि अमेरिका जैसे देश का प्रेसिडेंट, जिसके एक सेंटेंस से पूरी दुनिया में लहरें उठती थी और पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष महीनों तक उन सेंटेंस का एक एनालिसिस करते रहते थे कि मतलब क्या है, तो ट्रंप साहब ने आज उस एक प्राइम मिनिस्टर, अपने पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है, उनको 1-to-1 अपने से कर लिया और वहां के सब कुछ स्कर्टिंग कर दी। इसके साथ साथ आपकी इस बात पे दुरानी साहब कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे, मैं रिएक्शन ले लेती हूँ एक जल्दी से। जी दुरानी साहब। जी बिल्कुल ठीक है, इन्होंने अभी जो बात कही है बिल्कुल जी इन्होंने जो बात कही है बिल्कुल ठीक की है एसके मलिक साहब ने, कि पाकिस्तान को बेसिकली अमेरिका ने यूटिलाइज किया। लेकिन देखिए अब देखें कि सिचुएशन अभी, अब अगर जैसे हम बात कर रहे हैं, आप लास्ट अप्रैल की अगर मैं बात करता हूँ, फ्रॉम द लास्ट अप्रैल 2025 टिल टुडे, आप देखेंगे पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है या जियो पॉलिटिक्स है, उसके अंदर आपने इंटायरली चेंज होती हुई आपने देखी है। ठीक है, बीबीसी की रिपोर्ट्स अगर आप पढ़ लें, आप उसके मुताबिक आपको पता लग जाएगा, इवन CNN की जो रिपोर्ट्स हैं, अल जजीरा की जो रिपोर्ट्स हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान अभी दुनिया का शायद वो वाहिद मुल्क होता हुआ हमें नजर आ रहा है जिसने इब्राहिम अकॉर्ड में शमूलियत के लिए अमेरिका को कैटेगोरिकली नो कह दिया है। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने उसको बकायदा तौर पर डिफाइन किया। लेकिन दुरानी साहब, क्या ये इस नो के कोई मायने हैं? क्योंकि क्या इस नो के कोई मायने हैं? क्योंकि उसी मिडिल ईस्ट में खासतौर से जब फिलिस्तीन के लिए बात कही जा रही थी, इजराइल का साथ देने के लिए स्टेबलाइजेशन फोर्स की बात थी, शुरुआत में पाकिस्तान ने मना किया, और लेकिन क्या उस नो की कोई वैल्यू रह गई? आखिरकार हिस्सा बनना पड़ा ना, अमेरिका का दबाव झेलना पड़ा ना, क्योंकि आप मना करेंगे वो आपकी तमाम एड्स को रोक देंगे। सुन ले नैना, आप जो कह रही बिल्कुल ठीक कह रही। देखें बात सुने,
असल बात यह है कि क्या पाकिस्तान ने अपनी फोर्सेस को वहां भेजा है? क्या पाकिस्तान ने अपने वो तमाम तर काम वो कर लिए जिसके बारे में मीडिया के ऊपर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर शोशा अरे एक काम मचा तो हुआ शुरू था, होने शोर दीजिए। हुआ था अच्छा, जब कि शुरू पाकिस्तान होगा ये तो क्या आप मना कर पाएंगे? जब क्या जब शुरू ने होगा तो मना कर नैना पाएंगे प्लीज क्या? देखना है, नैना मुझे बताया ना, क्या पाकिस्तान ने इसराइल को जो है वो मान लिया है पॉलिटिक अपना सफारती तौर के ऊपर? ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान का एक स्टैंड है, वो उसके ऊपर वो मौजूद है, तमाम ठीक चीजें है। मौजूद है। हाँ, इससे पहले होता ये था कि पाकिस्तान में बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। आज से पहले तक तो पाकिस्तान में बोलने की अरे हिम्मत बोलने ही की नहीं होती हिम्मत थी। तो अभी भी ठीक नहीं है है, ना अब हसन पहली दुरानी दफा साहब। ऐसा यही हुआ, तो अगर वजह है अगर देखें, कि अगर हम अमेरिकी बोल रहे हैं, राष्ट्रपति आपके प्रधानमंत्री को तो नैना, आपको तवज्जो भी नहीं दे रहे हैं। बोलने की हिम्मत अभी किसकी है? वो तो अमेरिका के सामने वही स्क्रिप्ट आती है, कॉपी पेस्ट वाली। वेल, आप ही की इसी बात पे शायद यहाँ पे कुछ भूषण दीवान जी कुछ रिएक्ट कर रहे हैं, मैं उनका भी रिएक्शन ले लेती हूँ। अच्छा, बात पूरी कर लीजिए, बात पूरी 15 सेकंड, बोलिए 15 सेकंड उसके बाद सर, बोलिए। 15 सेकंड उसके बाद दीवान जी बोलिए। वो कहते हैं हम उफ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो नैना, मेरी पाकिस्तान की सिचुएशन अब ये है कि हम उफ भी करते हैं तो इस वक्त बदनाम हुए हुए हैं, बाकी जो कुछ भी हो रहा है वो आपके सामने है। मेरा ख्याल में अब दीवान साहब, मुझे लगता है कि देखिए, धुआं वहीं से उठता है जहां पर चिंगारी होती है, और जो पूरा घर जला बैठे हैं वो तो धुआं होंगे ही। वेल, भूषण दीवान साहब। नैना जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम कंडक्ट आप कर रही हैं, और दुरानी साहब को बुलाया आपने, राजा साहब को बुलाया, कर्नल साहब को अपने हैं ही, साथ में मिलते रहते हैं हम। देखिए, और बड़ा अच्छा आपने बैकग्राउंड दिया, पर मैं जरा डिस्कशन को थोड़ी अलग तरीके तरफ मोड़ना चाह रहा हूँ जी। बीच में एक पॉइंट आया था कि जो ट्रंप ने किया है 10-15 साल से, ओबामा, बाइडेन, इंडिया के मेल मिला, यूएसए ने बड़ी कोशिश की इंडिया को मेल मिला के चले, क्वाड बना और कई चीजें बनी, उसको ट्रंप ने पानी फेर दिया चंद दिनों में, चंद हफ्तों में, चंद महीनों में। अब वो मौका वापस आ रहा है। देखिए, 1990 में जब यूएसएसआर टूटा था, 1990 में पाकिस्तान के हवाले से ही हमें क्रेडिट देना चाहिए जहाँ ड्यू है। पाकिस्तान के हवाले से किसिंजर और निक्सन जाके माओ से तुंग को मिले थे चीन में। जब उनको मिले थे तो किस लिए मिले थे कि हमने, अमेरिका ने सोचा, निक्सन ने सोचा, अगर हमने रूस की लाइन छोटी करनी है तो हमें चीन को साथ लेके चलना पड़ेगा, और मध्यस्थता पाकिस्तान की हुई थी, वो गए थे। अभी 10-15 साल के अमेरिका को पता है, ठीक है, हमारा जीडीपी $4 ट्रिलियन है, पाकिस्तान से तो कई गुना बड़ा है, चीन से कई गुना छोटा है, कोई बात नहीं। उनको पता है, 140 करोड़ आबादी है, तो उनको, अमेरिका को पता है, अगर अमेरिका ने चीन की लाइन छोटी करनी है, उन्होंने भारत को साथ लेके चलना है। और ट्रंप साहब अभी खुमारी में घूम रहे थे कि उनको अपनी बातों से, मीठी मीठी बातों से वो जी को पटा लेंगे, तो जी ने ठगा सा जवाब, उनका जवाब दे दिया टके सा 14 मई को। अभी वो भागे भागे मार्को रूबी भी आए हैं। ये कहना नहीं चाहिए ऐसे भागे भागे आए, तो हमारी इन्होंने बहुत तौहीन की है ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में और और ठीक है, तो वो अभी लाइन पे आएंगे। तो ये पक्की बात है कि अमेरिका ने इंडिया के साथ आगे मिलकर चलना है, ये मौका ये आ रहा है। और इंडिया ने भी क्या किया है, इंडिया ने क्या किया है, आप अमेरिका वाले टेरर बॉम्ब छोड़ते हो ट्रंप साहब, तो उसका हमने इलाज निकाला है। हम यूरोप के क्लोज आ रहे हैं, उसमें भी अभी ट्रंप साहब को पता लग रहा है भाई मल्टीनेशनल अलाइनमेंट इंडिया जो करेगा, रूस के साथ भी चलेगा, अमेरिका के साथ भी चलेगा, यूरोप के साथ भी चलेगा, इजराइल के साथ भी चलेगा, ईरान के साथ भी चलेगा। ये होना नहीं ऐसे चाहिए, हम आपके दोस्त हैं तो उसके दुश्मन हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसको, अमेरिका को पता है कि वो लाइन पे अभी आएगा हमारे साथ। जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस की सबसे बड़ी चीज, जॉइंट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग ब्राह्मोस है, रशिया ने इंडिया के साथ मिलकर मिलाई, जो ब्राह्मोस मिसाइल सिंदूर में और हमेशा कामयाब आई हुई। तो ऐसा डेवलपमेंट ऑफ शिप्स, वॉरशिप्स और एयरक्राफ्ट्स यूरोप के साथ जब बढ़ेगा तो अमेरिका अपना लाइन पे आएगा। जो अमेरिका काफी भद पिट चुकी है। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं सर, लेकिन जो भद पिटने के बाद में भी मुझे लगता है ये जिगरा होना चाहिए जैसा पाकिस्तान के पास में है। वही मैंने कहा ना, चोर चोर मोसेरे भाई। मैं रजा काशिफ जी का रुख करूं, लेकिन यहाँ पर कर्नल साहब कुछ रिएक्शन दे रहे हैं जी। नैना जी, मैं एक्चुअली आज दुरानी साहब पहली बार उनसे गुफ्तगू हो रही है सामने सामने। अच्छा। मैं कई बार अपने पाकिस्तानी मेहमानों से 2-3 सवाल ही पूछता हूं, और मुझे अभी तक मतलब वो सेटिस्फैक्टरी मिला। हालांकि मेरा एनालिसिस तो मेरे साथ है, मुझे मालूम है। देखिए, मैं दुरानी साहब से ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि दुरानी साहब मुझे लगता है कि बड़े जहनियत के इंसान है, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान के मसलों पर गहरी पैठ रखते हैं। रजा काशिफ जी भी हैं, रजा काशिफ जी भी हैं सर।
नहीं, रजा साहब से मैं पूछ चुका हूं पहले, इसलिए मैं आज दुर्रानी साहब से पूछना चाहता हूं। वो ये है कि देखिए, लास्ट ईयर जब ये सारी घटनाएं चलती रही, सीक्वेंशियली चलती रही, खासकर आपके यहाँ पे जो अपने आर्मी चीफ को जो प्रमोट किया गया, और उसमें 27वां जो संशोधन करके लिटरली उनको एक तरह से अमर कर दिया गया। दुर्रानी साहब, आप मजे में पत्रकार हैं, बड़ी अच्छी समझ रखते हैं, पकड़ रखते हैं पाकिस्तान के वहां पर। देखिए, ऐसा क्या हुआ कि वहां के किसी और ऐसे अपॉइंटमेंट को वो शील्ड नहीं दिया जो आपने वहां के मुनीर साहब को दे दिया? तो ऐसा क्या मुनीर साहब करने वाले हैं कि आप वहां उनके प्लानिंग में, या आप वहां पाकिस्तान में समझते हो कि जिस पे चाहे जो भी हो जाए, आप उनके खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठा सकते? तो ये सवाल इसलिए बार बार उठता है कि ऐसा किसी भी देश में ऐसा इम्यूनिटी नहीं है कि आप चाहे सर्विस में रहे या आउट ऑफ सर्विस रहे, और उसके दौरान आप पे सर ये सवाल तो एक अमेरिकन जर्नलिस्ट ने पूछ लिया था ख्वाजा आसिफ साहब से, तो वो पानी पीते हुए नजर आ रहे थे। आपने वही उलझाने की कोशिश कर दी एक बार फिर से। ठीक है, दुरानी। अच्छा, अपना अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा है सर, इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। साहब थोड़ा सा अगर पीछे चले जाएं तो इमरान अहमद खान न्याजी साहब की दौरा हुकूमत में शायद जो चीजें हुई थी वो आप भूल गए हैं। सर, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक एक्सटेंशन देना ना देना जो कुछ भी होता है वो स्वाबदीदगी होती है प्राइम मिनिस्टर की। आपके मुल्क के अंदर भी है, आपने भी एक्सटेंशंस भी दी, आपने जो है वो उनको फील्ड मार्शल भी बनाया, आपने उनको इम्यूनिटी भी दी, उसके अलावा आपने एक स्पेशल जो था वो ओहदा भी क्रिएट किया। वो तो फिर एक अलग बात है कि अल्लाह ने उनको उनकी जिंदगी थोड़ी थी, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। पाकिस्तान के अंदर भी अगर ऐसा हो जाए तो देन इट्स नॉट अ बिग डील। दूसरी बात ये है कि किसी तरह से भी अगर कोई चीज को अगर आप लेके चलते हैं और उसको आप कानूनी तरीके से लेके चलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इससे पहले तक, जैसे मैंने आपसे पहले भी बात की, कि पाकिस्तान के अंदर नो डाउट इससे पहले तक बहुत सारे इश्यूज ऐसे थे जिसका जो दिल करता था वो कर लेता। अगर मैं परवेज मुशर्रफ साहब की बात करता हूं तो वो आपके सामने है कि जिस तरह उन्होंने आके पाकिस्तान में टेक ओवर किया, लेकिन उसके बाद से जब 18th अमेंडमेंट जो थी वो पाकिस्तान के अंदर आई है तो इस किस्म के तमाम मसाइल पर हमने पाबंदी लगा दी कानूनी तौर पे। फिर उसके बाद अगर आप बात करते हैं, अगर आपने 26वीं 27वीं तरमीम की बात करते हैं तो 27वीं तरमीम के अंदर सिर्फ जो है ना आसम मुनीर शामिल नहीं है। 27वीं तरमीम को अगर आप काइंडली पढ़ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या असल प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ एक चीज को पकड़ते हैं, उसको शोर मचाना शुरू कर देते हैं। नैना प्लीज अब मुझे कंप्लीट कर लेने दें। नैना प्लीज मेक इट फास्ट, क्योंकि बस लास्ट की तरफ है मुझे। जी, रजा काशिफ जी का भी रुक करना है, प्लीज मेक इट फास्ट। जी काशिफ साहब, ठीक है सर। आप मैंने अपना पॉइंट दे दिया सर, क्योंकि इन्होंने वो तरमीम पूरी पढ़ी नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया का जो इशू है उसको लेकर बैठे हुए। काशिफ साहब, ओवर टू यू। लेकिन दुरानी साहब, सिर्फ हमारा नहीं है तो पूरी दुनिया में एक बड़ी हलचल का एक तरह से विषय रहा ना। अच्छा ठीक है, मैं रजा काशिफ जी से इसी की तरफ जाने दूं। देखिए, ये उसकी एक बड़ा एग्जांपल पता है, हाल ही में जो अब्राहम अकॉर्ड को लेकर जो एक बड़ा पोस्ट आया उसी में ही स्पष्ट हो जाता है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आखिर किस रूप में वो एक तस्वीर नजर आती है। रिजीम चेंज की बात होती है, उनका एक पैटर्न होता है। पाकिस्तान में तो उन्होंने मिलिट्री रूल लाकर अपना एक प्यादा बैठा दिया ना। जी रजा काशिफ जी। जी मुझसे पूछना क्या चाहती है, मुझे ये भी मैं यही तो जानना चाह रही हूँ, इसी बात को लेकर जो आगे बात नजर आ रही थी, खासतौर से ये क्या है अमेरिका की जो नीति है वो तो साफ तौर से नजर आती है। वो कभी रिजीम चेंज करता है, कभी प्यादा बैठा देता है। आसिम मुनीर, वहां हिजबुल्लाह, वहां इजराइल। अच्छा देखिए, पाकिस्तान में ना अमेरिका ने हमेशा मार्शल को सपोर्ट किया है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि ना किया हो। ठीक है, क्योंकि उसको डील करने में आसानी रहती है, डायरेक्ट बात करने में। और पाकिस्तान अगर चल रहा है ना, अगर है, जिंदा है, तो उसकी रीजन सिर्फ और सिर्फ उसकी सेना है, उसकी आर्मी है। उसकी रीजन ये है कि आप ये मान रहे हैं कि यही वजह है कि डेमोक्रेसी स्टैब्लिश नहीं हो पाती आपके यहाँ, जनता का मत कोई वैल्यू ही नहीं रखता। मैं बात पूरी कर लूं? जी। बुनियादी चीज ये है कि डेमोक्रेटिक जितनी भी फोर्सेस रही, उन्होंने कभी भी ना कंट्री को, पाकिस्तान को डेवलप करने पे जोर नहीं दिया। क्योंकि जो सेना है ना, आर्मी है, उसकी सारी चीजें पाकिस्तान के अंदर ही हैं, बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर से मतलब ये कि उसने पाकिस्तान के बॉर्डर को सेव करना है, सिक्योर करना है, इसको तरक्की भी देनी है, इसको रजा काशिफ जी, यही तो दोगली बात हो जाती है ना। कभी आप कहते हैं कि आपकी बॉर्डर सेफ है, कभी आप कहते हैं कि आतंकवादी अंदर आ गए हैं, तालिबानी अंदर आ गए हैं, यहाँ पर आपके यहाँ बड़ी चुनौतियां हैं। जैसे बलूचिस्तान की बात आती है तो वहां पर अमेरिका की भी आंखें मूंद दी जाती हैं और आपकी सेना भी आंखें बंद करके बैठ जाती है। और वही तो दोगला रवैया हो जाता है। हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा नजर नहीं आते। वेल, मुझे जल्दी से यहीं पर ही रुकना होगा। आप सभी मेरे साथ चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान हो या अमेरिका हो, आतंकवाद को लेकर नीतियां दोनों की दोगली है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तमाम खबरें आगे भी जारी।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।